नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम अपने पूरे रंग में रंगा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही। बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ नाम के हैं, चलती सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह की है। इस पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस को अभी तक अपने उम्मीदवारों को लड़ाने के नाम सामने नहीं आ रहे हैं। सियासत जोरों पर चल रही है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की फिजाओं में चुनावी माहौल फैला हुआ है, जिसको देखते हुए सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी ने अपने 64 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल भी इस बार पूरी तैयारी में हैं। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्रियों पर दांव लगाकर उन्हें सियासी मैदान में उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छोड़कर भाजपा के बाकी सभी मंत्रियों की 2018 में बुरी तरह से हार हुई थी। फिर भी भाजपा ने इस बार उन सभी पूर्व मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सियासी चुटकी लेते हुए कहा, इस बार भी चल तो उसी की रही है जो सूची जारी हुई। कहां से हुई, लीक हुआ था, कहां से हुआ था, सब जानते हैं। भले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपने बगल में बैठा लें, लेकिन चल तो रही है रमन सिंह की। आपको बता दें, लगातार चर्चाएं हो रही थी कि संगठन में बदलाव के बाद रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रियों को इस बार मैदान में उतारा, इससे साफ हो गया कि बीजेपी हाईकमान का भरोसा आज भी पुराने नेताओं पर कायम है। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर कहा कि इस बार वे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जनता अब भूपेश के भ्रष्टाचार को जान चुकी है, जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। भूपेश बघेल की पहली ऐसी सरकार है जो नकारात्मक बिंदुओं के साथ में चुनाव के अंदर में जाना चाहती है। वो अपनी उपलब्धि बताने से गुरेज करती है, परहेज करती है। वो हम पर सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है, 15 साल की बात करती है या नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई बातचीत उठाती है। प्रतिदिन आपने देखा कि कोई न कोई विषय आता है। इसका सीधा सा अर्थ है, इस प्रेस वार्ता को मैं यहां से प्रारंभ करूंगा कि इस भूपेश बघेल की सरकार के पास में, स्वयं के पास में अपनी उपलब्धियों को बताने का कहीं कोई ऐसा आधार नहीं है या जनता के बीच में कोई प्रभाव छोड़ सके। ये कांग्रेस की सरकार भी इस बात को समझ सकी है। तो पूर्व मंत्री अपने सीटों पर कांग्रेस को कैसे देंगे टक्कर, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता पड़ेगा। अब देखना यह भी होगा कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव में क्या कांग्रेस की बातों का जवाब दे पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस समय जो मौसम चल रहा है, चुनावी मौसम चल रहा है, बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लगातार कन्वेंसिंग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि सियासत जोरों पर है। अब भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने बीजेपी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम अरुण साव है, लेकिन अभी भी चलती डॉक्टर रमन सिंह की है। और उन्होंने कहा कि 2018 में जो बीजेपी के मंत्री हारे थे, बीजेपी ने फिर से एक बार उन पर दांव खेला है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह अपनी सीट से जीत गए थे। तो लगातार इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है और अब इस पर यह भी देखा जा रहा है कि राजनीति गरमाने लगी। वहीं कांग्रेस, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। और इस खबर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए सौरभ सिंह जागृत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके मनीष वोरा, राजनीतिक विश्लेषक,
दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सौरभ जी, भूपेश बघेल का कहना है सीएम साहब का कि अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष तो हैं लेकिन चलती उनकी नहीं। जो टिकटों का ऐलान हुआ उसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि रमन सिंह को लेकर चर्चा की गई। रमन सिंह ने जो नाम फाइनल किए उसी हिसाब से दिए गए। तो बीजेपी के अंदर अगर जिस प्रकार से डिस्प्यूट्स अगर देखा जाए, क्योंकि अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, चल उनकी नहीं रही और रमन सिंह के नाम से ऐलान कर दिया जो उम्मीदवार उन्होंने बताए, और खासकर 2018 में जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हारे थे उन्हीं को फिर से रिपीट कर दिया गया। क्या माना जाए, कौन सी मजबूरी, आगे क्या जीत मिलेगी? है किसको नहीं देना। और रही बात यदि भूपेश बघेल जी की, भूपेश बघेल जी अभी कुंभकर्ण के तरीके से सोने का काम कर रहे हैं, अभी जागने तक का प्रयास नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी की 85 सीटों की, पहले 21 सीट और अभी 2 दिन पहले जो सीट आई, कुल मिला के 85 सीट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और जो 21 सीटों में वो सीट भी थे पहले जो जिसमें पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल जी आते हैं, उनके सामने हमने पहले ही विजय बघेल जी को उतार दिया था। और आज 85 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ चुकी है और एक एक विधायक के जो प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो काला चिट्ठा है वो हमको बताने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी को। जनता खुद कह रही है कि इतने सालों का जो भ्रष्टाचार है और इतने सालों पहले 4.5 साल 5 साल बीत रहे, घोषणा पत्र जो इन्होंने लागू किया था आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। और ये साफ साफ समझ आ रहा है कि जनता इनको सिरे से नकारने का काम कर रही है। लेकिन सौरभ जी, 2018 के हारे हुए चेहरों को फिर से जनता के बीच में आपने दिखा दिया। जिसको जनता ने नकार दिया था 2018 में, उन उम्मीदवारों को फिर से आपने मैदान में उतार दिया। देखिए, नकारने की बात नहीं है। आपको बता दूं 2018 चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया, ऐसा घोषणा पत्र, ऐसा लुभावना घोषणा पत्र, ऐसा झूठा घोषणा पत्र, ऐसा ठगना वाला घोषणा पत्र जिसमें जनता कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी थी सर, उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो अब सफल हो गए, आप बेवकूफ बना दिया। तो सुनिए ना, उसमें क्या हुआ, जिस प्रकार से घोषणा पत्र आया और ये गुमराह हो गई जनता। परंतु आप ये देख लेंगे, पहले भी भूपेश बघेल जी भी खुद हार चुके हैं, तो क्या पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था? बात हार या जीत की नहीं होती, संगठन भारतीय जनता पार्टी के विश्वास। अरे सर, कैसे बात नहीं होती हार जीत की? कैसी आप बात कर रहे हैं सर? हार जीत की क्यों नहीं बात होती चुनाव में? देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भूपेश बघेल जी भी पहले चुनाव हारे थे, उसके बाद भी विधायक चुनाव लड़े, इसके पहले देखिए सर, हारते जीतते रहते हैं, लेकिन सवाल, डॉक्टर रमन सिंह जीत गए थे, हालांकि सवाल इस बात का है कि जो उम्मीदवार 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हारे थे, अधिकतर बीजेपी ने फिर से उन पर ही अपना दांव खेला है। क्या नए उम्मीदवार आपके पास नहीं थे? देखिए, बात नई उम्मीदवार या पुराने उम्मीदवारों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, निष्पक्ष रूप से अभी चुनाव आएंगे, उसमें परिणाम आपको साफ साफ दिख जाएगा। और जो हारे हुए प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप, वो सब जीत कर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है शिल्पा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी, सौरभ जी का ये कहना है कि हमने तो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और गली गली जाकर भूपेश बघेल की सरकार की कुरीतियों को, उनके उजागर को, उनके बारे जनता को बता रहे हैं। लेकिन आप लोग तो अभी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो। जनता को जगाने का काम तो हम कर रहे हैं। जनता इस बार चुनाव में आपको हार दिखाएगी, सौरभ जी का कहना है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गए हैं, उसका कांग्रेस स्वागत करती है और हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की विश्वसनीयता से जनता का भरोसा हमने जीता है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 75 पार हम अपना लक्ष्य पूर्ण करके रहेंगे। मेरे साथी प्रवक्ता ये बोल रहे थे
कि इन्होंने कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारे प्रत्याशियों का जब भी आ जाएगी, जब नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे प्रत्याशियों की घोषणा जिस दिन होगी, जिस दिन भी होगी, उस दिन इनकी जो निर्णय है वो उड़ने वाली है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा कार्य बोलता है। हमने भूपेश बघेल जी की सरकार जब बनी थी तो 2 घंटे के भीतर हमने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। और आप देखिए जनता किस तरीके से लाभान्वित हुई है। हर वर्ग किसान हो जाए, चाहे महिला हो, युवा हो, आप इनकी स्थिति देखिए। इनकी जो पहली सूची दिखाई दी थी उसमें ही इनकी बगावत हो रही थी। इनके कार्यकर्ताओं से प्रसंग नहीं दिया। कुमारी शैलजा तो पहले बोल चुकी थी मैडम, कुमारी शैलजा तो पहले ही बोल चुकी थी कि सूची आने वाली है, तो ये आपकी पार्टी में भी देखा गया। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि आपके पास चेहरे नाम नहीं है टक्कर देने के लिए। इस बात को लेकर आप लोग उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं, चयन कर रहे हैं। बीजेपी तो अपने पूरे उम्मीदवारों को मैदान में 85 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है और जगह जगह जाकर वो कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और भूपेश बघेल के बातों को जनता के सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्वास इन पर मत कीजिए। देखिए, इनके उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव आने से ही नींद से जागे हैं। पिछले 4 सालों में इनके पास जनता को पूछ-परछ करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। इस जनता को भूल गए थे। अभी चुनाव के चलते वो वो जाग रहे हैं और जनता के बीच जाकर प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन इसका हमारी जो सरकार है वो लगातार ठीक है, आता हूं मैडम, आपके पास आता हूं। हमारे साथ मनीष बोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, सवाल मेरा आपसे ये, चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप होना लाजमी है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें रखेंगी। उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया बीजेपी ने। कांग्रेस का कहना है कि नवरात्र में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। क्या माना जाए, किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद दिखाई देगी इस चुनाव में, या जनता फिर से एक बार भूपेश सरकार को चुनेगी? पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर वापिस दांव दिया है। इसके पीछे भाजपा ने अपने पुराने चेहरों का दांव दिया है और केंद्र में देखते भारतीय जनता पार्टी का उसने पुनः जो है डॉक्टर रमन सिंह पर अपना विश्वास दिखाया है। यहाँ पर चीज ये है कि जिन जगह को भाजपा ने पुनः टिकट दिया, इन्हीं चेहरों को जनता ने और कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में नकारा था। इससे भी कतई कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ क्या देखने का भी है कि इसमें कुछ चेहरे ऐसे भी थे राम मंत्रिमंडल के जो जीत के आए थे, दयाल के अजय चंद्राकर थे, डॉक्टर राम सिंह थे, कुछ लोग जीत करके आए थे। लेकिन उसके बाद देखो तो जनता ने जिस प्रकार से उनको नकारा था, उसके बावजूद भी भाजपा के वो तमाम नेता आज भी अपने आप को मंत्री ही करते हैं। आज भी उनका हाव मनीष जी, इसमें एक सवाल और निकल कर आ रहा है। भूपेश बघेल का ये उन्होंने चुटकी ली है उम्मीदवारों के नाम को लेकर। इसमें एक सवाल निकल कर ये आ रहा है ऐसा कि अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन चलती अभी भी डॉक्टर रमन सिंह की है। डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव अभी भी भाजपा के जो प्रत्याशी की सूची आई है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें डॉक्टर रमन सिंह पर विश्वास दिखाया है। अभी इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहा जाना कि पूरी तरीके से डॉक्टर अरुण साव जो है उसी वाली चेहरा है, मुझे ये चीज नजर नहीं आती। लेकिन एक चीज ये भी है कि रमन सिंह जी का प्रभाव है प्रत्याशी की सूची में स्पष्ट रूप से दिखता है। इसके साथ दूसरी चीज ये है भाजपा ने 40 नए चेहरे को भी मैदान में उतारा है। जिस बात से लगातार कह रहे थे कि भाजपा की जो स्थिति आएगी उसमें 40% नए चेहरे होंगे, तो 90 में 40 से ज्यादा प्रतिशत जो है ये नए प्रत्याशियों का है। लेकिन इसके साथ पुराने चेहरे को उन्होंने उतारा है और पुराने चेहरे पर विश्वास किया है। इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, RSS और केंद्र सरकार है, उन्होंने तो अलग अलग स्तर पर सर्वे करा है। इसमें हो सकता है कि उन नेताओं के प्रति जो उनको पॉजिटिव रुझान मिला है। ये दिख रहा है कि इस क्षेत्र में यही प्रत्याशी जो है भाजपा से जीत का परिचय लगा सकते हैं, तो ये कहा हो सकता है। अब रही बात भूपेश बघेल जी जिस बात से कह रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी को ये मौका भारतीय जनता पार्टी फिर से दे दिया है कि लगातार क्या कांग्रेस भाजपा ने दिया उनको उनका लगातार हमला कर रहे हैं। सौरभ जी जवाब दीजिए। डॉक्टर राम सिंह जो है वो
हमेशा से मैं कहता हूँ कि संगठन के रूप में काम करती है और एक संगठन काम करता है। परंतु कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे तो सिर्फ गांधी परिवार काम करता है। गांधी परिवार जो कहेगा वही हर विधानसभा सीटों पर तय होगा। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकलाप देख लीजिए, हमेशा से संगठन के रूप में काम करती है। एक एक विधानसभा सीटों में हर संगठन के व्यक्ति काम करते हैं, उनसे सुझाव लिया जाता है। और प्रदेश अध्यक्ष की बात रही अरुण साव जी या रमन सिंह जी की, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी, व्यक्तियों का चलता है कांग्रेस में। जिस प्रकार से आज व्यक्ति विशेष में भूपेश बघेल जी का चल रहा है, वहां तक आपके मोहन मरकाम जी का नहीं चला, उनको साइड हटा दीजिएगा। आज दीपक बैज जी की बात करें तो उनका नहीं चल रहा है। यहाँ तक शैलजा जी कह चुकी हैं कि तमाम कांग्रेस के संगठनों में कहीं ना कहीं आज टिकट वितरण को देख लीजिए, वो घोषणा कर चुकी है, आज तक टिकट घोषणा नहीं हो पाए। उनके तारीख पे तारीख आज तक घोषणा नहीं कर पा रही है। तो जिस प्रकार से इनके संगठन के नेताओं में कांग्रेस में समन्वय नहीं बन पा रहा है, असमंजस की स्थिति में है, किसको टिकट दें किसको टिकट नहीं दें, इसी प्रकार से विलंब हो रहा है इनकी टिकट वितरण में। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो दमखम के साथ चुनावी मोड पे शिल्पा जी जवाब दीजिए। घोषित हो चुके लगभग 85 नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि इनके कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। कमल की स्थिति बन गई है आज इनके, काली पोस्ट नजर आते हैं, पुतले दहन करते नजर आते हैं। ये तो जनता ही विरोध है, ये क्या बात करते हैं विरोध की। और ये अधिनायक पार्टी में पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरी बात यह है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं बचे। यही कारण है प्रत्याशी नहीं होने के कारण प्रत्याशी नहीं का विश्वास हो जाने के कारण ही ये आज के दिनांक खोटे सिक्कों पर अपना आजमाने किस्मत आजमाने चले हैं। लेकिन निश्चित रूप से कार्य बनता है। हमने पिछले 5 सालों में सभी वर्ग के लिए कार्य किए हैं। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, शासन किया है। और आज 15 साल सौरभ जी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, मैं आपको बता दूं 14 महिला प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। यदि नई युवाओं की बात करते हैं तो 34 युवाओं प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 8 कुर्मी और यादव समाज से 2, कलार समाज से 2, योगी समाज से 1 का प्रयास और जीत के लिए ओबीसी वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया। सामान्य वर्ग से हमने 16 टिकट दिए, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो, जैन हो। परंतु मेरे कहने का तात्पर्य है भारतीय जनता पार्टी दम से सभी वर्गों के साथ में रहकर आज जमीन पे उतर चुकी है। ये तो जमीन पे उतरने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए प्रयास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके नेताओं में समन्वय नहीं बन पा रहा है। उनके नेता असमंजस में है और जो अंतर कला पूरी वर्ग की है कि टीएस बाबा कुछ अलग बात करते हैं, शैलजा कुछ अलग बात करती है, भूपेश बघेल जी कुछ अलग बात करते हैं। तो उनके नेताओं में समन्वय की है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और इतना सरल संगठन है कि यह संगठन हमेशा से जीत के अग्रसर पर है। चुनाव आते समय ये जीत का अग्रसर जीत पे निश्चित जरूर होगा। सारे घोटालेबाजों को आज इन्होंने टिकट देने का काम किया है। नाम घोटाला, किस्मत घोटाले की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने 5.5 साल में तमाम घोटाले कर दिए। घोटालों की बात करूं तो आप देख लेंगे घोटाला देख लीजिए, घोटाला देख लीजिए, घोटाला देख लीजिए, धान घोटाला देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए। और जहाँ तक ट्रांसफर में घोटाला हो जाता है, उनके शिक्षा कर्मियों में ट्रांसफर हो जाता है, निष्क्रिय जाति हो जाते सदस्य हो जाते हैं, उनके बाद ट्रांसफर को रोक दिया जाता है। इतना बड़ा एसआई में घोटाला देखा जा रहा है। जमीन अधिग्रहण में तमाम लोग, उनके नेता, उनके लोग मिलकर किसानों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। नल जल योजना देख लीजिए, आवास योजना देख लीजिए, केंद्र सरकार की आवास योजना को ये रोक देते हैं। नल जल योजना से पानी नहीं आ रहा है केंद्र सरकार की। तो ये चाहते क्या है भैया
आवास योजना में गरीबों को आवास देने का प्रयास करते हैं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी उसको रोक देती है। नल जल में पानी देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोक देती है। जीएसटी में बेचारे युवा लोग अपना फार्म भर के अपनी जीवन की पूंजी लगा देते हैं पढ़ाई में, जीएसटी इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। भूपेश बघेल जी के मुंह से ठीक है, दोनों लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अब जनता डिसाइड करेगी किसके आरोपों में कितना दम है। बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी खूबियां गिना रही हैं कि हमने जनता के समक्ष ये किया। अब चुनावी मौसम है और जनता को पूरा हक है अपने वोट के माध्यम से चुनने का और कौन सी सरकार किसको बनाते हैं। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि जनता के बीच में अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है। वहां भी जनता, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो लंबे समय तक, कांग्रेस की रही हो, लेकिन जनता को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वंचित है। मनीष वोरा जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात को करती है और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन अगर जो जनता को मिलना चाहिए था धरातल पर, वो अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लंबे समय तक रमन सिंह की सरकार रही, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है और चुनावी मौसम है, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो कसक होगी वो वोट में तब्दील होकर दिखाई देगी। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जनता को जो चाहिए आज आजादी के 70 वर्ष की होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी राजनीतिक दल, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बार बार बात करते हैं गरीबी हटाने की, गरीबों को फायदा देने की, लेकिन देखा यह जाता है कि वास्तविक स्थिति में ये योजनाएं सरकार निकल के आई, उसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिलता नहीं है। और जनता, आप जब बात करते हैं किसान की, दोनों बात को कहते हैं, हम किसानों को इसमें बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हम किसान का आय दुगना करेंगे, लेकिन आज तक आय दुगनी नहीं। कांग्रेस ने कहा हमने किसान का कर्जा माफ कर दिया, हमने किसान न्याय योजना चलाई, हमने जीवन न्याय योजना चलाई, हमने तमाम योजनाएं चलाई, उसको एक शक्तिशाली मॉडल के रूप में पूरे देश में कांग्रेस में करके जा रही है। लेकिन उसके बाद भी आज देखने को ये मिलता है कि राजधानी रायपुर में सीमा हाउस के पास आकर के एक किसान आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज का बोझ है। ये परिणाम जो है जयस्तंभ चौक में एडिशनल एसपी स्टेशन के कार्यालय के नीचे में एक महिला के साथ में कानूनी गिरफ्तार हो जाता है। एक महिला को जो है वो करीब घंटे तक में सीखते रहते हैं, पुलिस का कहीं से पता नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो तमाम स्थितियां हैं उन चीजों को समझना होगा। जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है इसके लिए भी आज ये संघर्ष कर रही है। चाहे हम पानी की बात करें, देखिए आज 70 साल बाद नल जल योजना, अमृत जल योजना निकल के आ रहे हैं और हम 70 साल में जनता को पीने का पानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ी तरह की बात और क्या हो सकती है राजनीतिक दलों के लिए ये कहते हैं कि हमने जनता का हित किया है, हमने 70 साल से आप गरीबी हटा रहे हैं, किस प्रकार से हटा रहे हैं ये आपको सोचने की आवश्यकता है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आप ईमानदारी से काम करिए। कहीं पर राजनीतिक आपकी जो प्रतिबद्धता है उससे अपोजिट करके काम करिए, जनता के हित में काम करिए, जनता आपको कल हाथों पर बैठाएगी। लेकिन मनीष जी, जिस प्रकार से देखा जाए नरेंद्र मोदी पूरा फोकस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के चुनाव को, और बीजेपी चाहती है कि भूपेश बघेल से सत्ता छीन ली जाए। लेकिन भूपेश बघेल को लेकर अगर देखा जाए तो वहां पर अभी भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी जैसे नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस अभी 5 साल के यहाँ सत्ता है और 5 साल में 2 साल जो है वो कोरोना के अंतर्गत पिछला है। जो वादे कांग्रेस के किए थे उसमें से बहुत से वादे कांग्रेस ने पूरा किए हैं जी। किसान का कर्ज माफी का वादा उन्होंने किया था, महिला बिजली राहत करने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का, इस प्रकार के बहुत सारे वादे जो कांग्रेस ने किए थे उसको पूरा किया। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी बड़े इसमें मनीष जी एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आखिरकार वजह क्या है कि भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनी 5 साल में? क्या भूपेश बघेल भी हिंदुत्व के रास्ते पर चले जिस तरह बीजेपी चलती है? भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी जब से कांग्रेस सत्ता में आई उसके बाद से लगातार धर्मांतरण का मुद्दा बड़ी तेजी में बड़ी आक्रामकता के साथ उठाते रहे। उसमें राजधानी रायपुर भी शामिल है, जहाँ पर कभी ये चीजें हुई क्योंकि वहां पर भी ये चीजें उन्होंने उठाया है। इसके साथ साथ तेलंगाना का जो हिस्सा था जहाँ पर मोहम्मद अजहर कांग्रेस के मंत्री, वहां पर भी बहुत बड़ा मुद्दा
करके आया था, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता के साथ उनकी जो मुद्दे उठा रही थी, उसकी प्राय के रूप में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राम जान तक लेकर के आए। इसके साथ साथ उन्होंने जगह जगह कृष्ण सिंह बनाने की बात करी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको लेकर के और जनता के बीच में गया है। तो भाजपा का जो आक्रामक युद्ध थे उसके मुकाबले भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य युद्ध को लेकर के उन्होंने लगातार इस बात से कर रहे हैं कि देखिए हम जो प्रदेश में कर रहे हैं राम जान तक कांग्रेस की सरकार के आने के बाद में छत्तीसगढ़ में बना है। इससे पहले भाजपा की 15 साल सरकार थी तब बनाते। चलिए सर, अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका, सौरभ जी आपका और मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अपनी अपनी जीत का दम दोनों पार्टियां भर रही हैं। बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नवरात्र में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। सियासत जोरों पर। अब देखना होगा जनता इस विधानसभा में किसको सिरमौर बनाती है और किसका राज्याभिषेक करती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।